सब उस वक्त कॉरिडोर में परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। हाजी खान तो काजिम शाह की कॉल रिसीव करते ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसका मेंशन हर लिहाज से सेफ था। वो आयशा के हवाले से मुतमईन था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे मालूम हो चुका था आहाजा लेबर रूम में गुलाली के साथ मौजूद है। उसने इस बात पे कोई ऑकवर्ड रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि उसे आहान का अपनी छोटी सी बहन के हर पल साथ होना अच्छा लगा था। उसकी बहन उस वक्त उसी की वजह से इस हाल में थी। उसे मालूम होना चाहिए था औरतों के लिए बच्चे पैदा करना आसान नहीं है, ताकि वो अगली दफ़ा होश से काम ले। उसकी बहन को उस वक्त सहारे की बहुत ज़रूरत थी, जो उसे आहान शाह की सूरत में मिल चुका था। वो सब बिल्कुल अभी ही फजर की नमाज अदा करके आए थे। सबने नमाज पढ़ के गुलाली और बच्चों की सेहतयाब जिंदगी की दुआ खसूसी तौर पे मांगी थी। हवेली से कासिम शाह, आहान शाह और जुरेश शाह सुबह हारून शाह और दरियाब शाह के हमरा ही मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे। अर्जुम शाह ईद और जुम्मे की नमाज के सिवा बाकी नमाजों में काहली कर जाया करता। आज उन तीनों की सुबह फजर के वक्त गैर मौजूदगी पे वो कुछ हैरान से थे, जब उन्हें बाहर चौकीदार से रात की आधी अधूरी सी सूरत हाल मालूम हुई थी। हारून शाह और दरियाब शाह ने उसी वक्त उन्हें फ़ोन मिलाए थे, जिस पे उन्हें सारी सूरत हाल काजिम शाह से मालूम हुई थी। वो दोनों नमाज पढ़ती अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल रवाना हो चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने अपने बच्चों को टपटना ज़रूरी समझा था, जो उन्हें बताए बगैर यहाँ हॉस्पिटल में परेशान खड़े थे। मैंने तुम पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी है कुले जाना। तुम भी इस सिचुएशन में रोने के बजाय अल्लाह को याद करो, वो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा इंशाल्लाह। उसे खामोशी से आंसू बहाते देखे आहांशा उसकी बरसती आंखों पे अपने होंठ रखते हुए मदहम सरगोशी नुमा आवाज में उसे हिम्मत दे रहा था, जिस पे गुलाली ने गहरी सांस भरते हुए अपने अल्लाह को याद किया। उन दोनों के लब उस वक्त सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने में मसरूफ थे। अमूमन अस्पतालों में शोहरों को बीवी के साथ लेबर रूम में जाने की इजाज़त मुश्किल से मिला करती है, लेकिन वो इस वक्त गुलाली को इस्लामाबाद के सबसे मारूफ और महंगे अस्पताल में लेके आए थे, जहाँ इजाज़त मिलना इतना मुश्किल काम नहीं था। आहांशा के ओहदे से यहाँ कौन वाकिफ नहीं था, लेकिन उसने यहाँ अपने ओहदे का रौब नहीं झाड़ा था। मिरहा के होते हुए उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो उसके एक दफ़ा कहने पे उसे इजाज़त लेके दे चुकी थी। गुलाली की डिलीवरी उसकी डॉक्टर ने करनी थी, जो उसे शुरू दिन से चेक कर रही थी। डॉक्टर जरीन उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी। वो गुलाली को बार बार चेक करने के लिए आती, उसे प्रोफेशनली डील कर रही थी। मज़ीद 4 से 5 घंटों तक डॉक्टर्स को महसूस हुआ गुलाली की नॉर्मल डिलीवरी अब मुमकिन है, लेकिन उसके ट्विंस की वजह से थोड़ी सी मुश्किल है। मुझे सिर्फ अपनी गुल और अपने बच्चे सही सलामत चाहिए। आपको जो करना है आप करें, लेकिन मुझे इन तीनों में से किसी एक की जान भी रिस्क पे कबूल नहीं है। आहांशा ने दो टोक अंदाज में बेहद संजीदगी से डॉक्टर जरीन को जवाब दिया। डॉक्टर जरीन हाँ में सर हिलाती अपने काम में लगी। उस वक्त लेबर रूम में सीनियर डॉक्टर जरीन के साथ एक जूनियर लेडी डॉक्टर और हेल्प के लिए 2 नर्सेज भी मौजूद थीं। आहांशा का इस दौरान सारा ध्यान सिर्फ अपनी गुल की तरफ था, जबकि डॉक्टर्स और नर्सेज भी इस दौरान सिर्फ अपने काम में मसरूफ थीं। कुछ ही देर में गुलाली की चीखें लेबर रूम में गूंज रही थी। गुले जाना, तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम सैयद आहांशा की हो। जब तक सैयद आहांशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा। उसका चीखना जब आहांशा से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भीगी आवाज में उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके गालों पे मुसलसल अपने लबों का लम्ब छोड़ने लगा। गुल, तुम्हें इस हालत में देखना बहुत तकलीफ दे है। उफ, मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसे फिर से चीखते देखे आहांशा भीगी सरगोशी नुमा आवाज में बोलता उसकी ठोड़ी पे अपने होंठ रख रहा था। वो सब रात के 3:30 बजे से हॉस्पिटल मौजूद थे। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे, जब उन सब को गुलाली और आहान के जुड़वा सेहतमंद बच्चों की नवीद सुनाई की। एक नेमत और एक रहमत का सुन के सभी बेहद खुश दिली से एक दूसरे के गले लगे। सब बच्चों से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन उस वक्त उन्हें नर्सेज ले जा चुकी थी। आहान और गुल के अलावा अभी तक किसी ने भी उनके बच्चे नहीं देखे थे। सुरेश शाह तो अपनी भतीजे और भतीजी का सुनते ही मिठाइयाँ लेने जा चुका था। अर्जुम शाह का रुख उस वक्त हवेली की तरफ था, ताकि जोहरा माम और आदिल शाह को अस्पताल ला सके। वो दोनों ही से काफ़ी देर से फ़ोन कर रहे थे। हाजी खान को उस वक्त अपनी बहन से मिलने की बेताबी थी। कुछ ही देर में लेबर रूम से आहान शाह की बुलंद आवाज़ें सुनता वो मज़ीद परेशान सा हुआ। उसने परेशानी से काजिम शाह की तरफ देखा, जो उसे आंखों से तसल्ली देता मिरहा को कॉल कर रहा था। मिरहा ने उन्हें गुलाली की अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग का बताने के बजाय तसल्ली दी थी, क्योंकि वो पूरे एतमाद थी कि डॉक्टर जरीन उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेंगी। वो लेबर रूम में नहीं थी, लेकिन फिर भी मिरहा शाह को गुलाली की हर हालत के मुतालिक आगाह किया जा रहा था। हवेली कॉल करके सबको गुलाली और आहांशा के जुड़वा बच्चों का बताया जा चुका था, जिसपे सब उससे मिलने को बेताब थे। एजल शाह ये खबर सुनते ही अपने शाहजी को 100 दफ़ा फ़ोन करके तंग कर चुकी थी कि उसे हवेली आके अस्पताल लेके जाए, लेकिन वो हर दफ़ा उसे नरमी से थोड़ी देर इंतज़ार करने को बोल के फ़ोन रख देता। मुझे नहीं पता, मुझे अभी अस्पताल आना है। मैं मिराल आपी के साथ आ जाऊँ? वो अभी उठ के तैयार हो रही हैं। जब तक वो आएंगी तब तक तो थोड़ी देर और लग जाएगी ना, तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी।
काजिम शाह को फोन से इज्जत शाह की जिद्दी सी आवाज सुनाई दी। तुम बहुत जिद्दी हो ओजी, मैं सोच रहा था गुलाली को पहले प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो लेने दें, लेकिन अब जब तुमने जिद्दी बच्चों की तरह रिएक्ट करना है तो मिराल और तुम अर्जिम के साथ आ जाना, अलग से मिराल के साथ मत आना, सब एक साथ आना। काजिम शाह उसकी जिद के आगे हार मानता, वो उसे नरमी से इजाज़त देता, उससे मजीद थोड़ी सी बात करते फ़ोन रख गया। कुछ ही देर में अर्जिम शाह उन सबको हवेली से पिक करने के बाद खान मेंशन की तरफ बढ़ा था। उसका इरादा अपनी मनकुहा को भी अपने साथ अस्पताल ले जाने का था ताकि वो भी अपने भांजा और भांजी देख सके। वो उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। जब से हाजी खान हॉस्पिटल में था उसे तब से लाशऊरी तौर पर जायशा खान की फिक्र थी। कहाँ है मेरे बच्चे, और तुम लोगों ने हॉस्पिटल आने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? मीराल शाह उन सब के साथ अस्पताल आते ही जरा रोब से जुरेश शाह और कासिम शाह से मुखातिब थी। यही एक सवाल तो उसने गाड़ी में अर्जिम शाह से करके उसकी जान अजाब की हुई थी। हाजी खान अपनी मीरू की आवाज़ सुनते हुए धड़कते दिल से रुख मोड़ के उसकी तरफ देखने लगा। वो उस वक्त लाइट पर्पल शलवार कमीज में मलबूस, गले में दुपट्टा लिए हुए थी। उसका दुपट्टा गले में देख के हाजी खान ने लब भींचते हुए उसके पीछे ही जायशा खान और एजल शाह पे निगाहें दौड़ाई थीं, जो स्याह चादर में अपने वजूद के साथ साथ चेहरा भी ढके हुए थी। इसका मतलब उसे भी अपनी बीवी पे काफ़ी मेहनत की ज़रूरत थी। वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कहाँ चलती थी। जायशा खान अपने लाला को देखती उनके सीने से लगी बेताबी से गुलालई और उसके बच्चों के मुतालिक पूछने लगी। वो उसका माथा चूमते हुए मध्यम आवाज़ में उसे जवाब देता, साथ साथ मिराल शाह की तरफ देख रहा था। मिराल शाह उसकी नज़रें खुद पे महसूस कर चुकी थी, लेकिन अभी तक निगाह उसकी तरफ नहीं दौड़ाई थी। तुम उस वक्त घोड़े बेच के सो रही थी और मुझे पूरा यकीन है तुम बिल्कुल अभी नींद से बेदार होकर अस्पताल आई हो। पहले अपना स्लीपिंग शेड्यूल दुरुस्त करो, फिर हमें किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराना। काजिम शाह उसे नाक चढ़ा के मध्यम आवाज़ में जवाब देता। अब इशारे से एजल को अपने पास बुला रहा था, जो चहकती हुई हारून शाह और दरियाब शाह से मिल रही थी। शाह बीबी की तबीयत उस वक्त ख़राब थी, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं आए थे, और कुछ वो नहीं चाहते थे हॉस्पिटल में उनकी और गुल की कुछ अनबन हो जाए। एजल शाह उसके एक इशारे पे उसके नज़दीक आ चुकी थी, फिर साथ ही उसे कुछ फासले पे मौजूद हाजी खान के आगे अपना सर करते हुए उसे सलाम भी चढ़ा था। वो उसके सलाम का जवाब नरमी से देता उसके सर पे हाथ रख गया। अजमेर शाह उस वक्त अर्जिम शाह की बाहों में उसका प्यार बटोर रहा था। अभी उनमें से कोई मजीद कुछ बोलता जब हांजा अपने भूरे बालों में हाथ फेरता हुआ उनकी तरफ बढ़ा था। वो गुलाली को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाने के बाद यहाँ आ रहा था। उसका खुशी से सुर्ख चेहरा देख के सबने दिल में उसकी नज़र उतारी। वो सबसे पहले अपने बाप से गले मिलता, उनकी मुबारकबाद वसूल रहा था। फिर आदिल शाह दरियाब शाह से मिलने के बाद वो काजिम शाह से मिलता, चहकती हुई एजल शाह को अपने सीने से लगा के उसका माथा चूम रहा था। मुबारक हो तुम्हें। हाजी खान खुद से आगे बढ़ता, उससे बगल की रोते उसे मुबारकबाद दे रहा था। अभी कुछ देर पहले उसे लेबर रूम से निकलते देख के उसका चेहरा खुद ब खुद सुर्ख सा हुआ, लेकिन वो हर पल उसकी बहन का सहारा बना रहा। हाजी खान के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। तुम्हारा मुबारकबाद देना बनता भी है, आखिर को तुम्हें दो दो बच्चों का मामू बनाया है, कोई आम बात तो नहीं है। अहान शाह ने उसे सीधा सा जवाब देने के बजाय ज़ुबानी अंदाज में उसके कान में जवाब देते उसका चेहरा सुर्ख किया। अहान शाह की सरगोशी उसके अलावा काजिम शाह और सुरेश शाह ने भी सुनी थी, जबकि एजल शाह, मिराल शाह और एजल शाह उस वक्त मिरहा शाह की तलाश में थी ताकि उससे बच्चों के मुतालिक पूछ सके। शट अप। हाजी खान उसके कान में गराता, वो उसे खुद से दूर करता। वो अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए खुद से कुछ फासले पे खड़ी मिराल शाह को देख रहा था, जो वीडियो कॉल में उसे हर एंगल से देख लेती थी, लेकिन उस वक्त उसे बराह रास्त देखने से गुरेज बरत रही थी। हाजी खान के यूं गुस्से से जवाब देने पे काजिम शाह और जुरेश शाह ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो सब उस वक्त अहान शाह की खुशी में बेहद खुश थे। अहान शाह उसे चिढ़ाने की गर्ज से जवाबन होले से हंसता अब जुरेश शाह से मिल रहा था, जो जज्बाती होते हुए उसके गिर्द जोर से अपने हाथ बांधता उसका गाल चूम के उसे मुबारकबाद दे रहा था। अहान शाह की सुर्ख सूजी आंखें और सुर्ख नाक देख के कौन नहीं समझा था कि वो अपनी बीवी की तकलीफ देख के काफी रो चुका है। तुम वही इंसान हो जिसने 6 माह मुझसे मेरी बीवी को छुपाया था। तुम्हारी माफी तक क़यामत तक नहीं बनती। आंचा उसके गाल चूमने पे उसे नरूठेपन से जवाब दे रहा था, जिस पे जुरेश शाह खिलखिलाया। और मैं वो इंसान हूँ जो किसी को अपने खून की एक बूंद ना दे, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए आपके खादिम ने 2 ब्लड बैग दिए। कोई हमसे भी मिल ले। अजीम शाह अजमीर को काजिम के हवाले करते हुए आंखें घुमाते हुए हादशाह से गोया हुआ था। उसके तर्ज़े तखातुब जान की जान पे हाजी खान ने दिल में उस पे लानत भेजी थी, जो बिना जगह देखे शुरू हो जाता था। हाँ, तुम तो शहजादे हो अपने। आहानशाह जोर से अर्जिम शाह को अपने गले से लगाता उसे जवाब दे रहा था। जायशा और मिराल शाह ने भी खुशदिली से आहानशाह को मुबारकबाद दी थी। उन सब से मुबारकबाद वसूलने के बाद आहानशाह लेडीज़ वार्ड में नर्सरी की तरफ बढ़ता अपने बच्चों को अपनी बाहों में पड़ रहा था।
यहाँ जाने की इजाज़त सिर्फ बच्चों के बाप को थी। अपने बच्चों को एक नज़र प्यार से देखने के बाद वो फिर से कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। सबने आहांशा को यहाँ आते देख के उसके इर्द-गिर्द गोल दायरा बनाते उससे बच्चे मांगने शुरू किए। जिस पे वो आंखें फैलाता वो उन्हें देख के रह गया। उस टोले में काजिम शाह, दरियाब शाह, आदिल शाह, हारून शाह और हाजी खान के अलावा सब थे। वो सब मुस्कुरा के उनका बच्चों वाला अंदाज देख रहे थे। सब बारी-बारी बच्चे पकड़ के उनका गाल चूम रहे थे। लाला, ये तो बिल्कुल आप पे ऐसे बोले ना, अपनी आंखें खोले। इस वक्त मेजर शाह अपनी बाहों में मौजूद अपने भतीजे को देखता बच्चों से अंदाज में आहांशा से मुखातिब था। सुरेश शाह जब से चाचू बना था उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, मेरा बच्चा मेरी बाहों में अपनी आंखें खोलेगा, दूर हट जाए सब। अजीम शाह एलानिया अंदाज में इतरा के बोलता हुआ सुरेश शाह की बाहों से अपना भतीजा थाम गया। सुरेश शाह अपना समूह लेकर रह गया। अजीम शाह हमेशा ऐसे ही करता था। अजमेर की दफा भी उसने ज्यादा हक जिताया था और अभी आहांशा के बच्चों की दफा भी उसके यही इरादे लग रहे थे। उन सब के शोर पे आहांशा के बेटे ने अजीम शाह की बाहों में आंखें खोली थी तो बेटी ने अपनी छोटी सी फूफो एजल शाह की बाहों में। हाय अल्लाह, ये कितनी प्यारी है लाला। एजल शाह उसकी क्रिस्टल ग्रीन आंखें देखती चहकते हुए आहांशा से मुखातिब थी। उसकी बेटी की हरी आंखें उसके बाप पे थी। बेटा उसकी डिट्टो कापी था तो बेटी की आंखें उस पे गई थी। अब वो बेटे की तरफ देखने से पहले दिल में दुआ मांग रहा था उसकी आंखें उसकी बीवी पे जाएं ताकि मायूस ना हो। वट, ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अजीम शाह के एकदम बुलंद आवाज में यूं बोलने पे सबने परेशानी से उसकी तरफ देखा था। वो अभी तक बच्चे का चेहरा अपनी तरफ किए हुए था क्योंकि उसका मौकफ था सबसे पहले वो अपने भतीजे की आंखें देखेगा। क्या हुआ? आपके बेटे ने हमें धोखा दिया है लाला। अजीम शाह उसके बेटे का रुख उसकी तरफ करता दांत पीस के गोया हुआ था। उसकी डीप समंदरी नीली आंखों को देखते हुए सब एक मिनट के लिए हैरान हुए थे। उसकी आंखें सेम टू सेम हाजी खान पे थी। आंखों के लेंस और यहाँ तक कि बनावट भी हाजी खान जैसी थी। हाजी खान एकदम से खिलखिलाता हुआ अजीम शाह की बाहों से अपना भांजा पकड़ के चूमने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आंखों का कलर चेंज करेगा। मेरा ऐसा हो सकता है ना, ये भी अपनी आइज का कलर चेंज करेगा। आहांशा सदमे की कैफियत में मिरहा शाह से तेजी से बच्चों वाला सवाल करने लगा। उसके लखते जिगर की आंखें उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके साले पे जा चुकी थी। आहांशा को कहाँ मंजूर था। आहांशा के बच्चों से सवाल पे सबका कहका बेसाख्ता था। मौजा ही हो सकता है लाला। मिरहा शाह जितना सीरियस रह के जवाब देना चाहती थी वो नाकाम होती, कहका लगा के हंसती। उसकी पूरी फैमिली उसे डॉक्टर समझ के कभी कभार यूं ही अजीबो गरीब से सवाल किया करती थी जिसपे वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आपके बेटे का मुझसे कट गया है। आज से सिर्फ आपकी बेटी मेरी लाडली रहेगी। अजीम शाह गहरी सांस भर के अफसोस से बोलता। बेसल के बाजों से अपनी प्यारी सी भतीजी उठा रहा था जिसके तमाम नक्श गुलाली पे थे लेकिन आंखें बाप पे थी। जबकि बेटे के तमाम नक्श आहान पे थे तो आंखें गलती से अपने मामू पे जा चुकी थी। उसकी आंखों का रंग वो एजल शाह से भी नहीं मिला सकते थे क्योंकि एजल की और हाजी खान की आंखों में बेहद फर्क था। अजीम शाह के जुमले को सुनते ही काजिम शाह की बाहों में मौजूद अजमीर शाह ने रोना शुरू किया। हाँ हाँ, अजमीर भी मेरा लाडला है। मेरे मीर की जगह कोई नहीं ले सकता। वो उसके रोने पे बुखलाता हुआ उसका गाल चूमते हुए अब उसे भी प्रेस कर रहा था। इम्प्रेस। कासिम शाह ने अपनी नौटंकी बेटे और नौटंकी चाचू की बातों पे तासुब से नफी में सर हिलाया था। वो अल्लाह जाने इतनी सी उम्र में उसके बेटे को क्या क्या सिखाता रहता था। मामू की जान। हाजी खान ने जब से अपने भांजे की अपनी तरह की आंखें देखी थी वो उन्हें मुसलसल चूमता उसे प्यार से यूं ही पुकारते आहांशा को जलते तवे पे बिठा रहा था। हाजी खान को खुश देख के मिराल शाह के लब अपने आप मुस्कुरा रहे थे। आहांशा को अभी तक अपने बेटे की तरफ सदमे से देखता पाके काजिम शाह और सुरेश शाह वक्फे वक्फे से हंस रहे थे। सब बड़े अपने बच्चों को खुश देख के बेहद खुश थे। कुछ ही देर में मेजर शाह और मेजर खान ने दोनों बच्चों के कानों में वक्फे वक्फे से अजान दी। अजान देने के बाद दोनों बच्चों की तखनीक करवाएगी। सब ने आहांशा को अपने बेटे को घुट्टी देने का बोला लेकिन वो संजीदगी से इनकार कर गया। वो नहीं चाहता था उसकी एक भी आदत उसके बच्चों पे जाए। उसने अपना बेटा काजिम शाह की गोद में पकड़ाते उसे घुट्टी देने का बोला था। काजिम शाह उस छोटे से खूबसूरत बच्चे का माथा चूमते उसे शहद से घुट्टी दे रहा था जबकि आहांशा की बेटी को घुट्टी जोहरा माम ने दी थी। अभी वो सब इसी सब में मसरूफ थे। बच्चों के एक एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। जब उन्हें डॉक्टर जरीन अपनी तरफ आती दिखाई थी, डॉक्टर जरीन को यहाँ आते देख के मिरहा शाह ने अपनी जुबान दांतों तले दबाई थी। वो अपनी फैमिली को इस कदर खुश देख के उन्हें बच्चों को फीड करवाने की हदायत देना तो भूल ही चुकी थी। लाला अपने बेटे की आंखों का कुछ करे प्लीज। देखिए मुझे आपका बेटा बहुत प्यारा है लेकिन ये आंखें। लाला मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा इन आंखों को 24 घंटे अपनी हवेली में। बाकी सब उस वक्त आहांशा की फैमिली का सदका देने के मुताबिक बकरे वगैरह डिस्कस कर रहे थे। कुछ मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे थे तो कुछ बाहर बच्चों में पैसे बांटने के चक्कर में थे।
बिलाल शाह ने चौंकते हुए हाजी खान की तरफ देखा। हाजी खान उसकी हैरानगी नजर अंदाज करता उसके गले से दुपट्टा निकाल के तरीके से उसके सर पे उड़ाता। उसे फ्रंट से अच्छी तरह से ढक चुका था। तुम्हारे सर पे दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है मीरू। उसे हमेशा की तरह दुपट्टा उड़ाने के बाद हाजी खान ने नरमी से एक यही जुमला उसके कान पे बोला था। वो दोनों निकाह के बाद आज मिल रहे थे। उस दिन के बाद से हाजी खान बेहद मसरूफ रहा था। कॉल पे बात हो जाती थी, लेकिन हवेली में या मेंशन में या बाहर कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। बिलाल शाह उसे आंखें दिखाती, सबका ख्याल करते हुए उससे अपनी कलाई छुड़वा के उसे झिझक सी महसूस हुई थी, कोई उनकी तरफ देख ना ले। वो उसकी आंखें दिखाने पे मुस्कुरा के अपने ट्राउजर की जेबों में हाथ डालता उसे देखने लगा। देखने में तो कोई पाबंदी नहीं थी ना, मुलाकात तो वो उससे बाद में भी कर सकता था। जायशा और मिराल के साथ अहान शाह का कमरा डेकोरेट करते अजीम शाह सीढ़ियाँ और लाउंज भी डेकोरेट कर चुका था। सबसे ज़्यादा काम अजीम शाह ने, दूसरे नंबर पे मिराल शाह ने, जबकि तीसरे नंबर पे जायशा खान ने किया था। जायशा खान को तो थर्ड पोजीशन देना भी पोजीशन की तौहीन थी। उसने उन्हें सवाई चीज़ें पकड़ाने की और कुछ नहीं किया था। अजीम शाह ने उससे चीज़ें पकड़ते हुए भी अपनी छेड़छाड़ जारी रखी। वो लोग थक हार के बिल्कुल अभी लाउंज के सोफे पे बैठे थे जब अजीम शाह का फ़ोन रिंग हुआ। वो उस वक्त वाइट पैंट पे ग्रे जैकेट शर्ट पहने जानबूझ के जायशा खान के साथ थोड़ी बहुत मैचिंग किए हुए था। जेब से फ़ोन निकालने पे आहांशा की कॉल देखते हुए उसने जल्दी से रिसीव करके कान को लगाई थी। जी लाला। अजीम शाह खुद से कुछ फासले पे बैठी जायशा खान के मुंह पे फ्राइज डालता अहान शाह से बात करने लगा। मिराल शाह को ताज्जुब से अपनी तरफ देखता पाके वो अब एहसान करने वाले अंदाज में उसके मुंह के आगे भी फ्राइज कर गया। मिराल शाह ने खाने के बजाय उसका हाथ फिर से जायशा खान की तरफ घुमाया था। जायशा खान शर्माती हुई फ्राइज खाने के बजाय अपना चेहरा झुका के उसे शर्माते देख के वो दोनों मुस्कुराते हुए अपनी हंसी दबाने लगे। अजीम शाह कंधे उचका के वो फ्राइज अपने मुंह में डाल गया। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? उसकी खामोशी पे आहांशा की बुलंद आवाज मोबाइल से गूंजी थी, जिसपे वो जुबान दांतों तले दबाता जी लाला बोलते हुए जल्दी से उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। वो शायद काफी देर से उसे पुकारा था। बीवी से फुर्सत मिलेगी तो किसी की आवाज आएगी ना जनाब को। मिराल शाह ने जानबूझ के अर्जिम शाह पे तंज का तीर फेंकते आहांशा को सुनाया था, लेकिन अर्जिम शाह उस वक्त तक स्पीकर पे हाथ रख चुका था ताकि उसकी आवाज आहांशा तक न पहुंच सके। हम 1 घंटे में हवेली पहुंच रहे। बाबा जान, चाचू और दादी काफी देर पहले हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। उनकी हवेली पहुंचते ही तुम सरताज अम्मा को लेने जाओगे। मेरे आने से पहले वो हवेली में मौजूद होनी चाहिए। अहान शाह का लहजा हुक्मिया था। जी लाला, मैं उन्हें ले आता हूँ। और कुछ? अर्जिम शाह स्पीकर से हाथ हटा के उसे एहतराम से जवाब दे रहा था। उनके लिए ऊपर एक रूम साफ करवा दो। अहान शाह ने पुरसोच अंदाज में मजीद एक हुक्म दिया। जी ठीक है लाला। वो अलविदाई कलमात कहता फोन रख गया। अभी मिराल शाह उससे कुछ पूछती जब हारून शाह, दरियाब शाह और आदिल शाह हवेली में दाखिल हुए। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, ऊपर एक रूम साफ करवा दें। अर्जिम शाह सोफे से उठते हुए मिराल शाह और जायशा खान से मुखातिब हुआ था, जिसपे दोनों ने नासमझी से हाँ में सर हिलाया था। तीनों बड़ों को अपनी तरफ आते देख के जायशा खान खाना छोड़ती अपनी जगह से उठती उन्हें सलाम कर रही थी। अर्जिम शाह उसे एक नजर मुस्कुरा के देखता हवेली से निकल चुका था। सरताज तुम यहाँ? शाह बीबी जो भी कुछ देर पहले ही लाउंज में बैठती आहांशा और उसके बच्चों का पूछते ही जायशा के सर पे हाथ रखती सोफे पे बैठने वाली थी। सामने अर्जिम शाह के साथ आती सरताज अम्मा को देखती वो हैरानगी से उन्हें पुकारती उनकी तरफ बढ़ी थी। मिराल शाह भी उन्हें यहाँ देखती हैरान हुई थी। जायशा खान ने नासमझी से सारी सूरत हाल को देखा था। आदिल शाह, हारून शाह और दरियाब शाह उन्हें यहाँ देख के हैरान नहीं हुए थे। आहांशा उस सब के मुतालिक उन्हें पहले ही आगाह कर चुका था। वो तीनों जानते थे आहांशा ने उन्हें एक अलग घर में रखा हुआ था। वो जब भी ज्यादा परेशान होता था उन्हीं के पास जाके उनकी गोद में सर रख दिया करता। सरताज तुम कहाँ चली गई थी? शाह बीबी खामोशी से सरताज को अपनी तरफ देखता पाके यूं भीगी आवाज में बोली थी जैसे वो दोनों किसी जमाने में सहेलियां हो। सरताज अम्मा ने उन्हें जवाब देने के बजाय नफरत से देखा था, जो उनकी बेटी का हंसता बसता घर उजाड़ चुकी थी। मुझे माफ कर दो सरताज, मैंने बाकी सबके साथ साथ तुम्हारे साथ भी बहुत नाइंसाफियां की हैं। तुम्हें बिला वजह बातें सुनाई है, मुझे हर उस बात के लिए माफ कर दो जिससे मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। शाह बीबी रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ गई। वो अब अपनी उम्र के जिस हिस्से में थी वो हर उस बंदे से माफी मांगना चाहती थी जिनके साथ उन्होंने जाने या अनजाने में ज्यादती की थी। माफी मुझसे नहीं, उन 2 बच्चों से मांगे जिनका आपने घर उजाड़ के उनमें इस कदर दूरियां पैदा करती हैं कि दोनों ही अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत लम्हात गंवा चुके हैं जो उन्हें एक साथ गुजारने थे। सरताज अम्मा उनके रोने का असर लिए बगैर नम आवाज में गोया हुई थी। अभी शाह बीबी कोई जवाब देती जब लाउंज का दरवाजा खोलते हुए सब एक साथ अंदर दाखिल हुए। उन सब की गाड़ियां कब हवेली के पोर्च में आके रुकी थी किसी को आवाज ही नहीं आई।
क्योंकि सब उस वक्त सरताज अम्मा और शाह बीबी की तरफ मतवज्जे थे। दरवाजा खुलने की आवाज पे सबने रुख मोड़ते हुए उनकी तरफ देखा था। गुलाली उस वक्त आहांशा के बाजू के हसार में आराम आराम से कदम उठाती अपनी तकलीफ पे काबू पा रही थी। आहांशा ने उसे अपनी बाहों में उठाना चाहा था, लेकिन वो अपने लाला की वजह से झिझकती हुई उसे मध्यम आवाज में मना करके वो उसके मना करने पे बेबस हुआ था। अम्मा। गुलाली दरवाजे से ही सरताज अम्मा को देखती उन्हें बुलंद आवाज में पुकारती हुई उन्हें मिलने की गर्ज से आहांशा के बाजू से निकलने ही वाली थी जब वो उसके गिर्द अपने बाजू का हसार मजबूत कर गया। क्या कर रही हो गुल? आराम से मेरे साथ चलो। भागने को किसने बोला है? आहांशा उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में जरा सख्ती से बोला था। वो उसकी खुद से इतनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जानता था वो पहले कितनी तकलीफ में उसके सहारे से चल रही है और अब उसका यूं जोश से अपने हसार से निकलना उसकी जान ही तो निकाल गया था। आहांशा के सख्त लहजे को महसूस करती गुलाली अपनी जगह पे रुक गई। यावर उस वक्त हाजी खान की बाहों में था तो युसरा जुरेश शाह के बाजुओं में थी, जबकि काजिम शाह अपने बेटे को उठाए हुए था। गुलाली की आवाज पे सरताज अम्मा खुद से रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। वो आज कितने महीनों बाद अपनी बेटी को देख रही थी। चाहे वो उनका खून नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो उसे बेटी की तरह ही पाला था ना। हाजी खान उन खातून को जान चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था वो अभी तक हयात होंगी। उसने यही अंदाजा लगाया था वो वफात पा चुकी होंगी। गुलाली को अपने पास रखने के बाद उसने उनके मुतालिक कोई खास खैर खबर नहीं ली थी। वो उस वक्त काफी मसलों में उलझा हुआ था। सरताज अम्मा को अपने नजदीक आते देख के गुलाली जबरदस्ती आहांशा के पासों से निकलती उनके सीने से लगती बुरी तरह से रोने लगी। आहांशा ने अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए उन दोनों की तरफ देखा। सरताज अम्मा गुल से मिलते हुए उसे सहारा भी दिए हुए थी ताकि वो जमीन पोस्ट ना हो जाए। शाह तो माँ के मैं कल से तुम दोनों का और तुम्हारे बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। शाह बीबी अपने कदम आहांशा की तरफ बढ़ाती एक नजर गुल को देखती रोते हुए आहांशा के सीने से लगी थी। आहांशा ने उस वक्त खुद को दुनिया का बेबस इंसान महसूस किया था। शाह बीबी अब काफी ज़ईफ हो चुकी थी। वो जब भी उसके साथ लगती थी वो चाह के भी उन्हें खुद से झटक नहीं पाता था। जी, आहांशा ने संजीदगी से मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे अपने बच्चे दिखा दो शाह, मैंने एक एक मिनट इनका इंतजार किया है। वो उसके जवाब देने पे अपने आंसू रगड़ती भीगी आवाज में मजीद गोया हुई थी। गुलाली जो रोते हुए सरताज अम्मा के साथ लगी हुई थी, शाह बीबी के मुद्दे पे वो उनसे अलग होती उनकी तरफ देखने लगी। नहीं, मैं अपने बच्चों पे आपका साया तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई भी इन्हें मेरे बच्चे नहीं दिखाएगा। मैं जानती हूँ ये मेरे बच्चों को मार देंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने एनेक्सी में मेरे चेहरे पे तकिया रख के मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं अपनी वो बेबसी आज तक नहीं भूल सकी। आपको लगता है मैं इतना सब हो जाने के बाद आपको अपने बच्चों का दीदार भी करवाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। गुलाली तड़पते हुए तकलीफ से गराई थी। उसे इस हालत में गराते देखे सरताज अम्मा ने उसकी कमर पे हाथ फेरते उसे शांत किया था। बाकी सब अपनी अपनी जगहों पे खड़े हैरानगी से उस तमाशे को देख रहे थे। गुलाली की तकलीफ के अल्फाज पे आहांशा ने अपनी आंखें मेज के खोली थी। मैं अब वैसी नहीं रही बेटा, मुझे माफ कर दो। देखो शाह के बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझ पे इतना जुल्म मत करो। सिर्फ एक दफा मुझे अपने बाजों में उठाने दो। शाह बीबी अब आहांशा से अलग होती रोते हुए गुलाली से मुखातिब थी। आहांशा ने गुलाली को सरताज अम्मा के हसार से निकालते उसे अपने मजबूत हसार में पकड़ा था ताकि वो गिर ना जाए। जब आपको आपका शाह प्यारा ना हुआ तो उनके बच्चे प्यारे क्यों होंगे? अगर आपको आपका पोता प्यारा होता तो कभी उन्हें मुझसे अलग करवाने की साजिशें न रचाती। आपको किसी से प्यार नहीं, आपको सिर्फ खुद से और आपके गरूर से प्यार था, जिसका इकरार आपने खान मेंशन में किया था। आज आप सिर्फ गिल्ट में हैं, अपने गुनाहों की किसी तरीके से माफ़ी चाहती हैं ताकि सुकून से मर सके। लेकिन मैं आपको मरते दम तक माफ़ नहीं करूंगी जो आपने मेरे साथ किया। अरे ऐसा तो कोई काफिर भी शायद किसी मुसलमान के साथ ना करे। मैं कैसे वो तकलीफ लम्हात भूल जाऊं जो मेरे लिए मौत के बराबर थी, जिनकी कसूरबार सिर्फ आप थी। कैसे वो सब भूल जाऊं? वो सब नहीं भूलता। जिस तरह से आपको आपका शाह प्यारा है उसी तरह से मुझे भी तो प्यारा था, लेकिन आपने तो मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा दी। हर दफा इन्हें मुझसे दूर करके मेरे दिल का कत्ल किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आप नहीं जान सकती एक महरम के बगैर जिंदगी कितनी बेरंग होती है, क्योंकि आप आज भी खुशकिस्मत है कि इतना सब हो जाने के बाद भी आपके महरम ने आप पर से अपना हक खत्म नहीं किया, आपको बेसहारा नहीं किया। आप खुश नसीब है इतना सब कर लेने के बाद भी आज इस हवेली में मौजूद है। बदकिस्मत तो मैं थी जो कुछ ना करते हुए भी हर ज्यादती का निशाना बनी रही। बदकिस्मत तो मैं थी जिसे बेसहारा कर दिया गया, गलती ना होते हुए भी इस आलीशान हवेली से निकाल दिया गया। आप लोग ये क्यों भूल गए कि वो सबको नवाजने वाला छीन लेना भी जानता है? आपको तो मुकफ़ाते अमल का भी डर नहीं रहा। होता भी कैसे? मुकफ़ाते अमल आपके साथ थोड़ी होना था। वो तो अगर होगा भी तो आपकी नस्लों के साथ होगा। आपको आज भी मेरी या किसी की तकलीफ महसूस नहीं होती, आपको सिर्फ अपनी तकलीफ महसूस होती है।
आपको किन अल्फाज में बताऊं कि आपने अपने गरूर के चक्कर में अपनी नस्ल तबाह कर डाली है। ये इंसान लाख मेरे नखरे उठाता है, लाख मेरी परवाह करता है, लेकिन मैं वो लम्हात कैसे भूलूं जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ये मुझे मैसर होने के बजाय आपको मैसर था। मेरा जुल्म किसी को नजर क्यों नहीं आता? सबको आज भी अपनी माफी तलाफी की फिक्र क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उनके दिल हल्के हो जाएं, और आप लोगों को माफ करने के बाद जो बोझ मेरे दिल पे आएगा उसका क्या? क्या मेरा ज़मीर मुझ पे लानत नहीं भेजेगा कि इतना सब होने के बाद भी अपने साथ ज़्यादती करके गुल अली इस्माइल खान, जब तक मेरा दिल मुझे नहीं कहता आपको माफ़ कर दूं, मुझे बताएं मैं कैसे आपको माफ़ करूं? आपको माफ़ करने से पहले मेरा दिल चाहता है मैं वो जहर मंगवा के खा लूं जो आपने खुद मंगवा के खुद ही खाते उसका इल्ज़ाम भी मेरे सर धर लिया था। आपकी ज़्यादती गिनने बैठूं तो कितनी रातें गुजर जाएं, लेकिन ये ज़्यादतियाँ ख़त्म ना हो। वो रोते बिलखते हुए शाह बीबी को जवाब देती, आहाजा का जिक्र करते उसे भी शिकवे से देख रही थी। आहाजा के दिल पे मजीद बोझ आया था। शाह बीबी के पास कुछ भी बोलने को नहीं था, बाकी सब खामोशी से उन्हें सुन रहे थे। जायशा खान अपनी बहन की तकलीफ महसूस करती मिराल शाह के सीने से लगी बुरी तरह से रो रही थी। कैसा वेलकम, कौन सा वेलकम? गुलाली की तकलीफ महसूस करके हर कोई उनका वेलकम करना तो भूल ही चुका था। शाह बीबी को रोते देख के हाजी खान ने आगे बढ़ते हुए यावर शाह को उनके हाथों में थमाया था। सब चौंक के उसकी तरफ देखने लगे। लाला? गुलाली रोते हुए शिकवे से हाजी खान को देखने लगी। खुदा ने नेमत और रहमत से नवाजा है गुड़िया, तो दिल बड़ा करना बनता है। तुम्हारा दिल बड़ा करना ही इन लोगों के लिए सजा है जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। हम इस्माइल खान का खून है। शाह हवेली के कुछ लोग समझते हैं हम एक गद्दार का खून है। हमारे खून में वफा नहीं है, तुम उसे वफा करके दिखाओ। जान लेना या सांसें घोटना खुदा के हाथ में है। अगर तुम इस डर से उनसे अपने बच्चे दूर रख रही हो कि कहीं ये उन्हें जान से मार ना दे, तो ये सरासर एक बेवकूफ़ी है। जब तक अल्लाह ना चाहे एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कोई तुम्हारे बच्चों की जान इतनी आसानी से ले सकता है? शाह हवेली में रहने का फैसला तुम्हारा अपना था। जिस तरह से दिल बड़ा करके सैयद आहाजा के पास लौटी थी, उसी तरह से दिल को मजीद वसी करके अपना खून वफा कर दो। बेवफाओं से वफा करोगी तो यकीन मानो इससे बड़ी सजा उनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगी। हाजी खान की बुलंद आवाज़ उस वक्त पूरे लाउंज में गूंजी थी। उनकी बातों में किसी ने दखल अंदाजी नहीं की थी। शाह बीबी ने जज्बाती होते हुए हाजी खान का हाथ चूमते अपने पोते के बेटे का सर चूमा था। खून वफा करती, किसी रोज मर जाऊंगी लाला, वो हिचकियों के दरमियान बोलती। शाह बीबी के बाजों में अपना लखते जिगर देख रही थी। यूं तो मत बोलो गुल। आहाजा उसके इस जुमले पे तड़प उठा था। वो बेबसी से बोला था। वो खामोश रही। हम जरा सा सख्त फैसला किसी की भी जान ले सकता है गुड़िया। तुम्हारे बच्चे इन हवेली वालों का खून है। शायद मैं या जायद शाह तुम्हारे बच्चों के बगैर रह भी लें, लेकिन ये हवेली वाले नहीं रह सकते गुड़िया। खून में बहुत कशिश होती है। तुम्हारे बच्चे इस खानदान का खून है। ये लोग चाह के भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अलबत्ता इनकी एक छोटी सी तकलीफ पे तड़प जरूर सकते हैं। तुम इन्हें इनके खून से दूर करोगी तो ये ना हो किसी बड़े खसारे का सामना करना पड़े। अगर तुम्हारे इस फैसले ने किसी की जान ले ली तो क्या कल को पछताओगी नहीं? तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? अगर हमने अपनी जिंदगी की इतनी तलख हकीकतों के बाद भी इतना सा सबक ना सीखा तो क्या सीखा गुड़िया? आज नहीं तो रोजे महशर से ही अल्लाह हमें हमारी इन छोटी छोटी नेकियों का अजर जरूर देगा। गुलाली अपने लाला की बातों पे खामोशी से हाँ में सर हिलाती अपने बच्चों पे निगाहें जमागी। मैं तुम लोगों से माफ़ी मांग के तुम लोगों का मजीद दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं वाकई दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब मुंह से माफ़ी मांगने के बजाय अपने हर अमल से तुम लोगों से माफ़ी मांगूंगी। शायद किसी दिन गुल बेटी का दिल मोम हो जाए और ये मुझे माफ़ कर दे। शाह बीबी अब युसरा को चूमते हुए गुलाली और हाजी खान से मुखातिब थी। वो दोनों जवाबन खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। इसे कमरे में लेके जाओ और चलो जायशा गुड़िया, रात हो गई है। इन सबको खामोश देख के हाजी खान पहले आहाजा से मुखातिब, बाद में जायशा खान को भी खुद की तरफ मतवज्जे कर रहा था जो बुरी तरह से रो रही थी। अर्जिम शाह जो कब से गौर से हाजी खान को सुन रहा था, उसके इस एक आखिरी जुमले ने उसे बदमजा किया। अभी हमने यावर और युसरा के वेलकम का केक काटना है। वो सुबह से इन तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन आप सबने मेरी बीवी को रुला दिया। अब मैं इसे कम से कम सुबह होने से पहले बिल्कुल नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सुबह तक चुप नहीं करेगी। अर्जिम शाह ने एलानिया अंदाज में हाजी खान को अपना फैसला सुनाते हुए अपने कदम जायशा खान की तरफ बढ़ाए थे। उसे मिराल शाह के हसार से निकालता वो उसके आंसू साफ करता अपने कंधे से लगा गया। सबके सामने उसकी इस हरकत पे जायशा खान रोना भूलती शर्म से लाल सुर्ख हो चुकी थी। हाजी खान ने घूर के अर्जिम शाह को देखते एक नज़र मिराल शाह की तरफ देखा था, जो कब से उस पर निगाहें जमाए हुए थी। अब उसके यूं देखने पे वो कंधे उचका गई, क्योंकि हाजी खान की आंखों में एक ही तहरीर थी। देख रही हो अपने भाई की हरकतें? उस पे मिराल अब क्या कहती? अर्जिम शाह की बातों पे सब नफी में सर हिलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए।
वो 1 मिनट में उस इमोशनल माहौल की ऐसी की तैसी करके रख चुका था। गुलाली को अचानक से तकलीफ की एक लहर अपने बदन में महसूस हुई थी, जिस पे वो जल्दी से आहांशा की शर्ट जोर से थाम की। आहांशा उसकी तकलीफ महसूस करता बिना किसी का लिहाज किए गुलाली को अपने बाजुओं में उठाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ चुका था। अब वो सीढ़ियां तो चढ़ने से रही। चलो जी, हम ऊपर केक काटने चलते हैं, बाकी सब भी आ जाएं। थोड़ा थोड़ा केक मेरी बीवी आप सबको भी बांट देगी। अजीम शाह उसकी कलाई पकड़ के सीढ़ियों की तरफ बढ़ता बाकी सबको भी एहसान जताने वाले अंदाज में अपनी तरफ मतवज्जे कर रहा था, खास तौर पे हाजी खान को। जायशा खान ने रूहान से होते कई दफ़ा अपनी कलाई छुड़वानी चाही थी, लेकिन अजीम शाह हर दफ़ा अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। काजिम शाह ने गहरी सांस भरते हुए सबको ऊपर आने का इशारा किया था, क्योंकि लाउंज और सीढ़ियों पे डेकोरेशन देख के वो समझ चुका था अजीम शाह ने उस सब में काफ़ी मेहनत की है। अब वो तब तक किसी को सुकून से जीने नहीं देगा जब तक सब उसकी डेकोरेशन को सराह के उसका लाया गया केक नहीं ठूस लेते। सब ऊपर की तरफ बढ़ चुके थे। शाह बीबी और आदिल शाह नीचे ही थे, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए मुश्किल था। वो दोनों अब आहांशा के बच्चों में मसरूफ होते, उन्हें नम निगाहों से देखते हाजी खान की बातें कर रहे थे।